अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, वो I16 के नोट का एक पेज अभी आपको दिया है, और ये जो रिकॉर्डिंग वाले हैं इनके मैं कोर्स में रख देता हूँ अभी ना कुछ वो वेबसाइट की वजह से भी कुछ, तो वो कल प्रॉपर फाइलें नहीं रखी जा रही थी इसमें, मैंने ग्रुप में बाहर शेयर कर ली थी रिकॉर्डिंग वालों के लिए। अच्छा, इस पेज को आपने जिंदगी में पता नहीं दोबारा कब देखना है, तो इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। खोले ना पेज जरा, सामने है ना, मोड़ तोड़ के रख भी लिया, जरा खोले पेज को। आपने अगर किसी और टीचर से पढ़ा है और उन्होंने स्केड्यूल थोड़े डिफरेंट तरीके से बनवाया हुआ है, तो जैसे आपने पढ़ा है ना वैसे कर लीजिएगा, क्योंकि ये FAR 2 के अंदर एक दो टॉपिक्स हैं उनमें ये स्केड्यूल है दोबारा, यानी IS16 वाला स्केड्यूल दोबारा एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। तो आपने स्केड्यूल किसी दूसरे तरीके से पढ़ा है तो वो फॉलो कर लीजिए। तो ये पहले पेज पे मैंने 2 स्केड्यूल ही बनाए हुए हैं, एक करंट ईयर का और उसके नीचे कंपैरेटिव ईयर वाला। जितनी लाइनें लिखी हुई हैं दोहरा देता हूं। साल के शुरू के बैलेंस से शुरू करते हैं। एक सेक्शन एसेट वाला है, एक सेक्शन एक्यूमुलेटेड वाला है। एसेट वाले सेक्शन में एडिशन डिस्पोजल आ रहा है। फिर रीवैल्यूएशन के टाइम पे 2 काम होते हैं। कल जब मैंने रीवैल्यूएशन वाला सवाल किया था, परसों पता नहीं कब, तो एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट होती है एक, और उसके बाद फिर एसेट रीवैल्यू होता है। तो वही मैंने दोनों काम इस स्केड्यूल में 2 लाइनें लिख के किए हैं। एलिमिनेशन की एक लाइन आ गई, इसमें देखें नेगेटिव आ रहा है एसेट वाले सेक्शन में, पहले टेबल की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं सामने खोल के दिखाता हूं, नजर नीचे करके तो बैठे हुए हैं आप, लेकिन पता नहीं कौन से कागज की बात कर रहा हूं। नूर, ये से क्यों नहीं वर्क राइट? वाइट वाली लगाऊं कि वाइट वाली? अच्छा, ये वो रिवैल्यूएशन का टेबल है जो उस दिन सवाल रिवाइज कराते हुए मैंने बताया था। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली रिवैल्यूएशन हो रही है, ये वाली हमने टेबुलर वर्किंग में रिवैल्यूएशन निकाली। इससे पहले सिर्फ यही डेप्रिसिएशन थी जिसने एलिमिनेट होना है, तो इसकी एलिमिनेशन वाली एंट्री यानी एक्यूमुलेटेड एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट, और इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 27, P&L डेबिट 35, ये बिल्डिंग थी शायद, बिल्डिंग क्रेडिट 63। तो इस चीज को हम स्केड्यूल में लिख रहे होते हैं, जैसे 24 से एक्यूमुलेटेड डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, ये एक्यूमुलेटेड डेबिट और ये बिल्डिंग क्रेडिट। और उसके बाद बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है तो उसके अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है? बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है तो सरप्लस डेबिट इतना हो रहा है और P&L डेबिट इतना हो रहा है। तो वही जो रिवैल्यूएशन वाली कैलकुलेशन है वो इस टेबल में बस प्रेजेंट हो रही है। बाकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, डिस्पोजल है, और ये एसेट का सेक्शन है और ये एक्यूमुलेटेड का सेक्शन है। आपने किसी और तरह पढ़ा हुआ, जैसे मेरे इल्म में है कुछ टीचर्स ना नेट पे करवाते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस को ही नेट कर लेते हैं। तो जिस आपने जैसे बेटे पढ़ा वैसे कर लीजिए। मैंने तो सिर्फ ये रिकैप के लिए सामने स्केड्यूल लाया था। ये कंपैरेटिव फिगर आ गई। ये 3 बातें हमने बतानी होती हैं: डेप्रिसिएशन रेट, यूजफुल लाइफ, मेजरमेंट क्या है, और रेफरेंस मेथड क्या है। फिर उसके अलावा इसमें एक पैराग्राफ लिखना होता है कि अगर रिवैल्यूएशन ना होती, कॉस्ट मॉडल होता, तो फिर कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होती, ये लिख के बतानी होती है। इस साल ये आ रही होती, पिछले साल ये आ रही होती। फिर हमने बताना होता है कि रिवैल्यूएशन आखिरी बार हुई कब थी, उसकी एक अंग्रेजी बतानी होती है।
और एक मूवमेंट इन सरप्लस। तो IS 16 के PPE के नोट का ये तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल है और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के 2-3 पैराग्राफ्स हैं। तो इसका FR 2 में होना है दोबारा इस्तेमाल। अच्छा, अब मैं आपको चूंकि ऑफिशियली FR 2 शुरू कराता हूं तो सिलेबस की शक्ल दिखा देता हूं और आपने जिंदगी में कहां दोबारा सिलेबस की शक्ल देखनी है तो मैं आपको बस शक्ल दिखा देता हूं सिलेबस की, ताकि ये क्या सिलेबस देखा हुआ है मैंने। FR 2 में ना बिल्कुल FR 1 की तरह पेपर के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन A होगा 50 मार्क्स का और एक सेक्शन B होगा 50 मार्क्स का। ये FR 1 जैसा ही है बिल्कुल, इस लिहाज से FR 1 जैसा ही है। कोई पक्का रूल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि 6 सवाल होते हैं इसमें और 3 सवाल होते हैं इसमें। ये कोई रूल नहीं है, बस प्रैक्टिस ही है। इनको लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं और इसके लिए भी कोई रूल नहीं है कि कौन से टॉपिक्स के होंगे। लास्ट टाइम तो ये रूल का सत्यानाश हो ही गया। तो यस सर, रिपीटर बैठे हैं, अभी से बैठ गए? अरे रिजल्ट का वेट भी नहीं किया। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, ट्रू फॉल्स। एक क्वेश्चन इसका होता है और बाकी 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये FR 1 की तरह का इसका स्ट्रक्चर है। पेपर न्यूमेरिकल है, हाँ अकाउंटिंग है तो न्यूमेरिकल, लेकिन FR 1 में भी आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया है कि जो एग्जाम क्वेश्चंस जिस तरह के होते हैं उसमें आपसे एंट्रीज भी पूछी जाती हैं, एक्सट्रैक्ट्स, क्या हुआ क्या स्पेलिंग गलत लिखी मैं, यही पूछी जाती हैं। अच्छा अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स, नोट्स और अंग्रेजी, यानी कॉन्सेप्ट रटा नहीं, कॉन्सेप्ट डिस्कशन में पूछा होता है। अब कभी एग्जामिनर का दिल कर रहा होगा कि बच्चों से अंग्रेजी चेक करें, हंसने का दिल कर रहा होगा तो वो ज्यादा सवाल इसके कर लेगा, कभी एंट्री से ज्यादा सवाल हो जाएंगे। लेकिन ये चीजें हैं जो FR 2 में टेस्ट होती हैं। न्यूमेरिकल पेपर बिल्कुल है, लेकिन वो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो अंग्रेजी में भी टेस्ट के डिस्कस करते हैं। जो आपने लिख के करना था वो डिस्कस कर रहे होंगे, मैं ये इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती, फिर इसको वहां पर ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे, तो वो चीज डिस्कशन की शक्ल में भी टेस्ट हो सकती है। तो FR 2 हाँ न्यूमेरिकल पेपर है, लेकिन आपसे डिस्कशन भी टेस्ट हो सकती है। अब वो पेपर बनाने वाले की मर्जी है, मूड है कि नींद आ रही है, कि पेपर बनाने वाला कभी अपनी डिस्कशन का वेटेज ज्यादा कर ले, कभी एंट्रीज का वेटेज ज्यादा कर ले, वो उसकी मर्जी। तो FR 2 में FR 1 की तरह पेपर स्ट्रक्चर तो यही है जो FR 1 में था। मैंने इसमें जिस तरह से पढ़ाना है, यानी मैं ये नहीं करूंगा कि अच्छा अभी हमने ये ग्रेड शुरू किया है, पहले इसको खत्म करेंगे, फिर ये ग्रेड शुरू किया, फिर इसको खत्म करेंगे। मैं बीच बीच में से टॉपिक चलाऊंगा। आपको अभी ना आजकल में ही एक कागज और पहुंचा दूंगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी दूंगा, हार्ड कॉपी तो आपने वैसे ही फाड़ के फेंक देनी है। ये चीज, ये FR 2 के जितने टॉपिक्स हैं ना, तो मैंने उनको ग्रेड वाइज बांट दिया हुआ है। एक तो चीज है ये सिलेबस, जो पढ़ने वाले को समझ आए ना आए पता नहीं, ये अंग्रेजियां लिखी हुई हैं। एक है इनके अंदर टॉपिक्स कौन से हैं, तो वो टॉपिक्स मैंने इस शक्ल में बांट दिए हुए हैं, ये कि किस ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन सा ग्रेड कितने कितने नंबर का है। और जो मैंने बोल्ड किया है वो टेस्टिंग लेवल 1 है। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब होता है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये है जी टोटल FR 2 आपके सामने। मैंने हर दफा सोचता हूँ गिनती गिनूं, लेकिन गिनती नहीं गिनता। चलो भी आपके सामने गिन लेते हैं। 3 हो गए, 3 नहीं इनफैक्ट वो मैं एक करके पढ़ाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपनीज एक्ट को एक कहता हूँ, 1 2 कंसोलिडेशन, 4 इसमें 6 और ये आखिरी में कितने हैं 7, तो 13 हो गए। 13 टॉपिक्स हैं FR 2, यानी मैंने जिस तरह से मैंने पढ़ाना है उस एतबार से FR 2 में टोटल 13 टॉपिक्स है। सबसे बड़ा ग्रेड आपको जो नजर आ रहा है वो ये आखिरी वाला है और इस पे मेहनत भी बहुत सारी होगी। तो मैंने ना आपको मिला जुला पढ़ाना है, यानी मैं अभी इस वक्त इससे शुरू करूंगा, उसके बाद ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं इस ग्रेड पे चला जाऊंगा, फिर इधर एक दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। और ये मैंने पहली क्लास में बात की थी, आज भी कुछ नए बच्चे आए होंगे, कुछ बहुत पुराने भी दोबारा आए होंगे। तो आप लोगों ने ना कंपैरिजंस नहीं करने, क्योंकि एक टीचर हो सकते हैं जो सवाल कराते कराते समझाते हो, एक टीचर हो सकते हैं जो पहले समझाते हो फिर सवाल कराते हो, एक टीचर हो सकते हैं जिन्होंने एक टॉपिक को 3 टुकड़ों में तोड़ा हो, एक टुकड़ा अभी कराते हो, एक टुकड़ा 2 महीने बाद कराते हो, एक टुकड़ा आखिर में रिवीजन के नाम से कराते हो सकता है एक टीचर सारा टॉपिक एक साथ पढ़ाते हो। तो इसलिए कंपैरिजन करोगे ना तो कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए आ गए हैं तो बस चुप करके भरोसा करके फॉलो करते रहे। तो ये ग्रेड भी आपके हवाले कर दूंगा और मैं अभी इसमें फिलहाल ग्रेड 3 को टारगेट कर रहा हूं, जो बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर को बहुत पसंद है और हर अटेम्प्ट में पूछता है तकरीबन। तो मैं अब उन थ्योरी वाले टॉपिक से शुरू कर रहा हूं। थ्योरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका आंसर अंग्रेजी में करना होता है, वरना शदीद कॉन्सेप्चुअल है। तो ये पेज आपने दोबारा देखना है नहीं देखना, मैंने बहरहाल दिखा दिया।
और आपको कोर्स प्लान भी रस्मन मिल जाएगा। लेकिन मेरा कोर्स प्लान आपकी शक्लों के हिसाब से अमेंड भी हो सकता है। यानी मैंने भी इनिशियली ये तय कर लिया कि मैं फलाना टॉपिक 7वें नंबर पे पढ़ाऊंगा, आपके हालात के हिसाब से हो सकता है मैं उसको 3रे नंबर पे ले आऊं, हो सकता है 12वें नंबर पे ले आऊं, तो वो आपके हिसाब से चलाऊंगा। मैं सारा फॉर्मली दे तो दूंगा, लेकिन आपके हिसाब से मैं उसको अकॉर्डिंगली चेंज भी कर रहा हूंगा। पढ़ाई के मटेरियल से रिलेटेड देखें, मैंने ना आपको जो पढ़ाना है ना वो मैंने सब आपको लिखवाना है, क्योंकि अंग्रेजी है ना, तो इसलिए अंग्रेजी लिखने की आदत भी तो हो। तो मैंने आपको जो भी बेटे वो लाइट ऑन कर दो, बस ये दिखा दिया स्क्रीन। तो मैंने ना आपको अंग्रेजी लिखवानी है। इसमें कुछ बच्चों को लिखते लिखते मौत पड़ती है। ठीक है, वहीं छोड़ दो। अच्छा, बच्चे थक जाते हैं प्यारे, इतनी दूर से सुबह सुबह उठ के आते हैं, इतनी दूर से बाइक चला के आते हैं, थक जाते हैं, तो वो कोई हो सकता है रजिस्टर भी गिर जाए, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करिएगा आप। अंग्रेजी मैंने बहुत सारी लिखवानी है आपको। और जो आपके पढ़ने वाले नोट्स हैं ना, मतलब ये नहीं कि ये फलानी किताब में लिखा हुआ तो वहां से पढ़ ले, नहीं, मैं आपको सारा कुछ लिखवा रहा हूँ। उसके भी 2 तरीके हैं। जो चीजें बोर्ड पे कर रहा हूँ, क्योंकि शाखें भी बनाऊंगा, कहीं टेबल भी बनाऊंगा, कुछ चीजें डिक्टेट करवाऊंगा, कुछ चीजें आपको वैसे जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, कुछ चीजें वैसे कहूंगा कि ये बात अपने अल्फाज में लिख लें। तो कुछ इस तरह से ना मिल मिला के मैंने आपको लेक्चर नोट्स बनवाने हैं। हाँ, एक टॉपिक ऐसा है, 2 टॉपिक इनफैक्ट, जिसके में आपको ना लिखवाने पे टाइम लगाने की बजाय उसके सवालों पे बहुत टाइम लगता है। कंसोलिडेशन और रेवेन्यू, उसके ना सवालों पे बहुत टाइम लगता है, बहुत सवाल कराऊंगा उसके, तो उसमें मैं फिर लिखवाने पे टाइम बचाऊंगा, वो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स मैंने लिखवाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई लेक्चर नोट्स। उसके साथ साथ खुद सवाल बना के करवा रहा हूँ। जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ, मैं चलते फिरते सवाल लिखवा देता हूँ, लिखे सवाल लिखें, तो वो सवाल भी, उसमें कुछ सवाल बिल्कुल छोटे इंट्रोडक्शन लेवल के, आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, मुझे हेल्प हो बात समझाने में, उसके लिए। कुछ बड़े सवाल भी हो सकते हैं। जिन्होंने FR1 पढ़ा, जैसे मैं IS-23 में बहुत सारे सवाल लिखवाता था, तो मैं आपको खुद अपने बना के सवाल भी लिखवाया करूंगा, यानी क्लास प्रैक्टिस भी है, ये नए नए ताजा ताजा सवाल। और पास पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें आप कहें कि हाँ फलाने, जैसे जब आज से कुछ 20-22 साल पहले जब मैं इधर आपके चेयर पे बैठा होता था ना, सीए कर रहा था, तो हमारे दौर में ना कुछ इंडियंस की बुक्स मशहूर थी। वो किताबें, उनसे सवाल करते थे, उन्हीं से पेपर एग्जामिनर सवाल बना रहा होता था। तो अब कौन सवाल कैसे बनाता है, क्या सोच के बनाता है, उसकी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है, वो सारा साल इसी पे लगा रहता है। तो कोई किताब ऐसी नहीं है कि आप वो सवाल कर लें तो ICAP के पेपरों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल पास्ट पेपर्स ही हैं। अब पास्ट पेपर्स तो पास्ट हैं, उनमें पुराने पेपर्स भी हैं जिनमें स्टैंडर्ड्स जो सिलेबस में नहीं रहे, या स्टैंडर्ड्स जिनमें चेंजेस आ गई, तो जो ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, या बच्चे सोशल मीडिया में जो शेयर कर रहे होते हैं कंपाइल पास पेपर्स, वो तो बेटे वो पुराने वाले ही होंगे। तो उनमें जो जो चेंजेस करनी बनती थी, वो चेंजेस करके ही फिर पैक की बुक में डाले हुए। तो इन शॉर्ट आपको प्रैक्टिस के लिए पैक की बुक यूज करा रहा हूं मैं। उसमें कुछ मेरे बनाए हुए सवाल भी हैं, क्योंकि वो मिर्जा साहब के साथ लिख रहे हैं, तो कुछ उनके बनाए हुए सवाल भी हैं, ज्यादातर पास पेपर्स हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए ये पैक की बुक ही है, और वो आप पूछ लीजिएगा, पता नहीं अवेलेबल अभी है कि नहीं है, होगी अवेलेबल। और अभी जो मैंने टॉपिक शुरू कराना है उसके भी पास पेपर्स पे ही जाऊंगा अनकरीब, तो इसलिए रिजल्ट आने का इंतजार ना करना, ले लेना बुक। और अगर कुछ लोगों को इंतजार करना हो तो वो 2-4 दोस्त मिलकर किताब ले लें, वो कॉस्ट शेयर हो जाएगी। तो फिर जो पास हो जाए फिर वो रिटेन कर ले, फिर बाकियों को पैसे देके वो बुक खरीद ले। तो ऐसे कर लें, फिर रिस्क मैनेज कर लें, लेकिन किताब हो आपके पास है, प्रैक्टिस करानी है मैंने। जिन बच्चों को ना पढ़ने का बहुत शौक है और वो कहते हैं कि हमने ICAP की बुक पढ़नी है, सिर्फ उनके शौक की वजह से कह रहा हूं, अगर आप ICAP की बुक पढ़ना चाहें अगर, तो पढ़ लें, आपकी मर्जी है। ये शदीद शौकीन लोगों के लिए, ये शदीद शौकीन लोगों के लिए जिनको है कि नहीं मैंने पढ़नी ICAP की किताब, उन्होंने लिखी है तो कुछ तो लिखा, क्या पता कुछ ऐसा लिखा हो जो सर ना पढ़ा रहे हो, मैं क्या पता कुछ ऐसी राज की बात हुई हो। तो जो बुक पढ़ना चाहें ICAP की वो जरूर पढ़ लें। अच्छा वो तो चलो मजाक था, लेकिन होते कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लें। लेकिन मैं जब टॉपिक पूरा कर चुका हूं उसके बाद, क्योंकि बीच बीच में पढ़ेंगे ना, तो मैं एक तरीके से लेके चल रहा हूँ, ICAP की बुक में किसी और तरीके से लिखा होगा। खास तौर पे एक टॉपिक है कंसोलिडेशन, ICAP की बुक में बहुत डिफरेंट तरह से वर्किंग्स हैं, मैंने डिफरेंट तरह से करानी है। तो इसलिए या तो सर नासिर से पढ़ लें या सर ICAP से पढ़ लें। तो इसलिए आप अगर कोई ये पढ़ना चाहता भी हो तो मेरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद किताब खोलना, वरना कोई मजबूरी नहीं। और इस लिस्ट में आखिरी चीज सिर्फ चीतों के लिए, सिर्फ चीतों के लिए, ये बहुत कम होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमने गोल्ड मेडल हमारे अज़ाइम में शामिल है। तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसको फॉलो भी कर पा रहे होते हैं। उनको फिर नसीहत ये होती है कि जब मैं IAS पढ़ाता रहूं तो ओरिजिनल IAS मुझसे सॉफ्ट कॉपी ले लिया करना और ओरिजिनल IAS से पढ़ लिया करना। ये सब बच्चों के लिए नहीं है, ना सब बच्चों का इसका फायदा है। ये सिर्फ चीते लोग जो समझते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं है कि उस IAS में उनको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मैंने राज की बात छुपा के रखी होगी। सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो कुछ यहां हमने किया था, ओरिजिनल IAS भी पढ़ लिया, वो जो गोरों का लिखा हुआ है वो IAS भी हमने पढ़ लिया,
इससे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बस। अदरवाइज जितने बच्चों के गोल्ड मेडल आज तक आए हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से किसी ने मुझे कहा कि सर आपने तो जो पढ़ाया था, मैंने तो ओरिजिनल आईएएस पढ़े तो मुझे जिंदगी बदल गई, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो इसलिए ओरिजिनल आईएएस पढ़ना क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, नहीं करेगा, मेरे ख्याल में जनरली नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूं कि जो चीते चीते हो वो अगर करना चाहें तो पहले तो आईएएस पेपर में ले जाना अलाउड होता था, अब तो वो भी नहीं, अब तो वो भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड्स ओरिजिनल जो होते हैं वो फिर मुझसे सॉफ्ट कॉपी लेके, तो जिसने पढ़ना हो आईकैप की वेबसाइट पे कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? आईकैप की वेबसाइट पे स्टैंडर्ड्स हैं? अच्छा मैं चेक करता हूं, मैं चेक करके बताऊंगा। चीती स्पॉटेड है। चलें आप स्टैंडर्ड, अच्छा जिन्होंने स्टैंडर्ड पढ़ना ना बेटे पहले मुझसे पूछना कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, पहले मुझसे पूछिएगा। ये है जनाब आपका सारा स्टडी मटेरियल, और ये बहुत भारी किताब नहीं है, यानी ये ना हो कि सर आपने तो कायदे से कल लेके आनी है, तो ये बुक हुआ करे आपके पास, तो सवाल तो कभी भी क्या फलाने पेज पे फलाने बुक क्वेश्चन नंबर पे आ जाए, तो इसकी किताब आपके पास हो, तो लेक्चर नोट्स जो आपके रजिस्टर हो और प्रॉपर रजिस्टर हो तो अच्छी बात है। अगर बचे कुछ पेजेस होंगे ना तो बाद में फिर आपने वो संभालने नहीं है, तो प्रॉपर रजिस्टर हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा अब ना मैं आपको आईएएस 10 से शुरू कराने लगा हूं, थ्योरी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, तो जो यहां तक यहां से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, वैसे कोई और अफवाहों से रिलेटेड, कोई और बेचैनी अंदर कुछ पूछना चाहें तो पूछे, फिर आईएएस 10 शुरू करता हूं। हाँ जी, कोई सवाल, कोई परेशानी? चलो कुछ नहीं पूछना, चलो जी आईएएस 10 करते हैं शुरू। IAS 10 events after the reporting period. Events after the reporting period. अच्छा पहले ना एमी थोड़ी शुगल में बेकार सी मिसालें। एमी एक शख्स ना सिगरेट बहुत पीता था, तो उसको डॉक्टर ने कहा भाई सिगरेट ना पिया करो मर जाओगे। तो एक दिन वो जा रहा था तो रास्ते में कहीं दंगे हो रहे थे, फायरिंग हो गई, इसको भी गोली लग गई, मर गया। तो किसी ने कहा देखा कहा था ना सिगरेट ना पिया करो मर जाओगे, तो मर तो गया। तो रीजन वही सिगरेट नहीं, ठीक है। अच्छा क्या पता सिगरेट पी के किसी पे फेंका हो और वो जल गया हो तो उसने गोली मारी हो, तो हो सकता है। अच्छा और मिसाल, एक स्टूडेंट को कहते रहे पढ़ लो, नहीं पढ़ा उसने, पेपर आ गए। उसको जो कह रहे होते थे पढ़ लो, असल में वो पढ़ रहा था, बस वो जैसे पेरेंट्स को नहीं यकीन नहीं आ रहा होता तो वो बस कहते रहते थे, था वो पढ़ाई करता। पेपर दिया, पेपर भी उसका अच्छा हुआ।
पेपर देने के बाद जब पेपर कलेक्ट हो गए, मतलब सितंबर में पेपर दे दिए, अक्टूबर में कहीं जहां पेपर पड़े थे वहां आग लग गई, पेपर चेपर सारे जल गए, और जितने स्टूडेंट्स को पेपर थे तो सबको फेल कर दिया। ये थोड़ी बताना था पेपर जल गए, सबको फेल कर दिया। तो अब रिजल्ट आया फेल, तो आपको कहे देखा कहा था ना तुम्हें पढ़ लो, नहीं ना पढ़ा तुमने, तो फेलियर की रीजन पढ़ाई ना करना है, आग लगना है ना। तो अब ये बेशक एमईएमईसी मिसालें लग रही हैं, लेकिन मैं आपको ना इसमें पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई वाकया हो जाता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट तो उसकी कोई रीजन है, या तो वो पुरानी किसी वजह से बनता बनता फाइनली हो गया, या वो वजह वो नहीं थी जो हम सोच रहे थे, किसी और वजह से हुआ। यानी कोई वजह जरूर होती है किसी इवेंट की। जैसे मैंने कहा कि गोली लगने से मर गया, चलो उसको बिजनेस में अप्लाई करते हैं। एक बिजनेस के पास कुछ गुड्स पड़ी हुई थी और वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मौजूद था उनके अंदर, यानी उन्होंने खराब हो जाना था, लेकिन स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और वो चीजें जल गई। तो अब चीजें जल गई, एक इवेंट हो गया, चीजें खराब हो गई, सड़ गई। उनकी रीजन, उनके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होना है नहीं, आग लग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से। इसी मिसाल को बदलता हूं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उनमें मौजूद था, क्योंकि गलत सप्लाई से चीजें हम खरीद लाए थे, फाइनली वो चीजें खराब हो गई, सड़ गई। अब चीजों के खराब होने का रीजन वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का ही होना है। तो किसी भी इवेंट की कोई ना कोई इवेंचुअली वजह बनती है। हमें इस आईएएस में यह पहचानना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या थी। क्या वो वजह फलानी डेट तक मौजूद थी या फलानी डेट के बाद अराइज हुई, ये करना है हमने इसके अंदर। किसी भी साल की, जैसे अभी चलो 2024 है तो मैं 30 जून 24 की मिसाल दे देता हूं। 2024 ईयर 30 जून ईयर एंड हो गया। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी एसओएफपी के ऊपर हेडिंग आएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2024। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऊपर हेडिंग आएगी एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2024। यानी हम चाहे एसओएफपी बना रहे हो, एसओएफपी तो खैर एक डेट की होती है, अगर हम एसओसीआई बना रहे हो या चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हो, वो होगी पूरे पीरियड की रिपोर्टिंग पीरियड। मेरी इस मिसाल में रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, 2024, 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, ये रिपोर्टिंग पीरियड है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो उसके अंदर जो सेल्स की फिगर आ रही होगी वो किस अरसे में की गई सेल है, इस रिपोर्टिंग पीरियड में। जो एसओएफपी में एसेट्स आ रहे होंगे वो कब के एसेट्स होंगे, इस रिपोर्टिंग पीरियड के एंड वाले। जो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर आ रहे होंगे वो किस पीरियड के होंगे, इस पीरियड के। तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग पीरियड। 30 जून शाम को 5 बजे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के कंप्यूटर से बाहर, सब सारी एंट्रीज भी हो चुकी हुई, सारी एडजस्टमेंट डल चुकी हुई, वो जाते जाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ा के चला गया, ये जैसे 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे नहीं बनती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने एफआर 1 में भी मैंने कम से कम तो पढ़ाया हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाते हुए पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ। इंट्रो में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन खैर वो बहुत बचपन की बातें, तो जीरो से बताता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना यानी बिल्कुल फाइनल इस लेवल की कि शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को वो इशू की जा सके, इसमें टाइम लगता है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग करने वालों को टाइम चाहिए होता है। सारा साल के दौरान ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग होती रही। कुछ ईयर एंड पे होने वाले काम है, जैसे डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन वगैरह हो सकती है, फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है, और क्लोजिंग बैलेंसेस। अच्छा, और एफआर 2 टैक्स की कैलकुलेशन बड़ा टाइम लेती है, टैक्स की कैलकुलेशन है। एफआर 2 IAS 37 प्रोविजंस की कैलकुलेशन है। चलो बैड एंड डाउटफुल डेट किसी ने कहा था, ये सारे काम 15-20 मिनट में नहीं हो जाते, इनमें टाइम लगता है। और फिर एरर्स हुए थे उनको भी ठीक करना है। तो 15-20-25 दिन तक नॉर्मली एक अकाउंटेंट ही, अकाउंटेंट से मेरी मुराद है पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक शक्ल बनाने के कामयाब होगा, जिसको हम कहेंगे ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर ऑडिटर्स आएंगे, फिर ऑडिटर्स ने उनके ऊपर अपने प्रोसीजर लगा के महीना 1.5 महीना वो भी लगा जाएंगे। तो रिपोर्टिंग पीरियड यही है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकते पकते 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। मैं मिसाल ले लेता हूं 25 सितंबर की, मैं मिसाल ले रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है, ये मैं सिर्फ मिसाल ले रहा हूं कि 25 सितंबर को फाइनली अप्रूव कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो अब जब सितंबर भी गुजर गया, जुलाई अगस्त सितंबर, तो चलो वो भी सेल बीच में डाल देते हैं, कोई नहीं देख रहा, डालो 3 महीने की सेल और डाल दें बीच में, क्यों नहीं? क्योंकि रिपोर्टिंग पीरियड ये है, हमने बात करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये जो काला काला पीरियड है 2-3 महीने का, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला ईयर एंड, जिसको रिपोर्टिंग डेट भी कह सकते हैं या एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं। और एक एंड है इसका, ये इसको कहते हैं डेट when financial statements are authorized for issue। तो ये जो काला काला पीरियड है, इस पीरियड के बारे में IAS 10 बना है। यानी IAS 10 ने ये बताना है, अभी जो मैं शुरू में मिसालें दे रहा था, इस दौरान कुछ इवेंट्स होंगे, इन्वेंट्री जल सकती है, बिजनेस बिक सकता है, प्लांट नई फैक्ट्री सेटअप हो सकती है, फैक्ट्री सेल हो सकती है, हमारे खिलाफ कोई पेंडिंग कोर्ट केस का फैसला हो सकता है, हमारे खिलाफ कोई केस हो सकता है, हम किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं, ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। IAS 10 ने हमें ये गाइडेंस दी है, इसको मैं ना आइंदा
IS 10 फेज कहा करूंगा। यानी IS 10 बना है इस पीरियड की गाइडेंस के लिए, और IS 10 कहना यह चाह रहा है कि इस दौरान अगर कोई इवेंट्स हुए तो आपने उनकी रीजन पे गौर करना है। अगर वो रीजन यहां से पहले मौजूद थी तो फिर कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और अगर वो रीजन यहां मौजूद नहीं थी, बाद में अराइज हुई, तो फिर रहने देना, एडजस्ट ना करना। एडजस्ट करने से मेरी मुराद यह है कि अगर यहां कहीं अगस्त के महीने में स्टोर में पड़ी हुई इन्वेंट्री जल गई तो हम ईयर एंड से स्टॉक उड़ा दें सारा है। ईयर एंड के बाद सारा का सारा कैश चोरी हो गया तो ईयर एंड के एसओएफपी से भी कैश को निकाल दें। यानी इवेंट हुआ, उसके हवाले से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर एडजस्टमेंट ना करें। दूसरी मिसाल, जुलाई के महीने में हमारा एक डेटर बैंकरप्ट हो गया। IS 10 ये कह रहा है कि उसकी रीजन ढूंढें। अगर ईयर एंड पे रीजन मौजूद थी तो आप ईयर एंड से ही उस डेटर को हटा दें। ये हमने एडजस्ट कर दिया। ये सिर्फ समरी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी चीज से बतानी है। तो IS 10 की जिंदगी का मकसद ये है कि ईयर एंड रिपोर्टिंग पीरियड, ओके, रिपोर्टिंग पीरियड ईयर एंड से लेके डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू तक जो भी वाकयात होंगे, इवेंट्स होंगे, IS 10 ने ये गाइड करना है कि आप उन इवेंट्स की वजह ढूंढें। उन इवेंट्स के होने से हमें कुछ अच्छा ये मसला था। अब इवेंट से हमें कुछ पता लगेगा, तो इस पता लगने के नतीजे में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, ये IS 10 की जिंदगी का मकसद है। अगर आपने ये थोड़ी सी कहानी अपने अल्फाज में अपने लिए लिखनी है तो लिख लें, नहीं लिखनी तो कोई बात नहीं, आगे चलता हूं। अब कहेंगे सर दोबारा बता दें, तो दोबारा बता देता हूं। IS 10 की जिंदगी का मकसद है ये जो IS 10 फेज है, यानी ईयर एंड खत्म होने के बाद, लेकिन कब तक, डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू, और ये आपको समझाने के लिए बताया है जिस दिन अप्रूवल हो जाता है डायरेक्टर से। इस दौरान इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स पे बिजनेस का ध्यान जाएगा, उस बिजनेस को पता लगेगा कुछ हुआ है, तो IS 10 ने ये गाइड करना है कि किन इवेंट्स के नतीजे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना चाहिए और किन के नतीजे में चेंज नहीं करना चाहिए। ये IS 10 ने गाइडेंस दी है। अच्छा, मैं ना कुछ डेफिनेशंस भी लिखवाया करूंगा जो मुझे लगेंगी कि ये जरूरी हैं, काम आ सकती हैं, MCQs में काम आ सकती हैं, ट्रू फॉल्स में काम आ सकती हैं, तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस भी लिखवा दिया करूंगा। जब लेक्चर नोट्स बनवा ही रहा हूं ना, तो मेरी कोशिश ये है कि ज्यादातर आपको सब आपके रजिस्टर पे लिखा मिले, ये कम ही हो कि अच्छा अब आप फलानी बुक पे जाके फलानी चीज पढ़ लें। कुछ टॉपिक्स में करूंगा ऐसे, और उसमें टाइम बचाने में फायदा नजर आता होगा तो करूंगा, वरना ज्यादातर कोशिश करूंगा कि सब लिखवा दूं आपको। और सुस्ती ना करना, ये आपके फायदे के लिए है। जो मैं अगर लिखवा रहा हूं तो फायदे के लिए है। अगर को 2-4 लोग मिलकर तय कर लें, अच्छा तू लिख ले तो मैं कॉपी करा लूंगा, तो ऐसे नहीं करना, लिखा कीजिएगा। तो 2-3 डेफिनेशन लिखें। सबसे पहले लिखें इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड की डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन बता रहा हूं। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट पीरियड बता रहा हूं क्या होते हैं। These are events, कॉमा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, यानी हमें इनके होने पे खुशी भी हो सकती है और दुख भी हो सकता है। दोबारा बता रहा हूं, these are events, कॉमा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, फिर कॉमा that occur between the end of reporting period and the date, यही वाली, and the date when financial statements are authorized for issue।
अगली डेफिनेशन लिखें, एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स, अच्छा नाम से क्या लग रहा है अभी जो इतनी कहानी बताई मैंने? इन इवेंट्स की वजह से अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो अंग्रेजी में अर्ज किया है, these events provide, अच्छा अंग्रेजी लिखवाता हूं। एक डेटर था जिसके हालात बहुत महीनों से खराब थे, फाइनेंशियल हालात, बैंकक्रप्ट होने ही वाला था। फाइनली एक दिन खबर आई कि वो जी बैंकक्रप्ट हो गया। तो बैंकक्रप्ट की वजह क्या है? उसके हालात खराब थे, और उसके हालात बहुत पहले के खराब थे, और फाइनली उसने बैंकक्रप्ट होना ही था। और बैंकक्रप्ट होने से किस बात का सबूत मिल गया? किस बात का सबूत मिल गया? कि हालात वाकई खराब थे। तो हालात खराब थे, उसकी एक कंडीशन थी कि हालात खराब थे, और बैंकक्रप्ट होने से साबित हो गया कि हां वाकई हालात खराब थे। तो क्या लिखा? दीज इवेंट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस that existed at the end of reporting period, that existed at the end of reporting period. इसकी अंग्रेजी पढ़ के देख लें, ये मतलब समझ आ रहा है? मैंने बैंक जो डेटर की मिसाल दी है कि एक कंडीशन थी, कि उसकी कंडीशन थी कि हालात खराब थी, और हालात खराब थे, और ईयर एंड के बाद इवेंट ये हुआ जिससे साबित हो गया, सबूत मिल गया कि वाकई हालात खराब थे। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। और दूसरी मतलब तीसरी नॉन एडजस्टिंग इवेंट लिखें। These events are indicative. These events are indicative of conditions that arose after the reporting period, that arose after the reporting period. अच्छा, अभी इनकी जो डेफिनेशन लिखवाई ना, इसमें जितनी भी टूटी फूटी समझ आ गई, उस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको इन दोनों को तफसील से पढ़ाता हूं। एडजस्टिंग इवेंट्स पढ़ते हैं अब। एडजस्टिंग इवेंट्स, अच्छा एक समझदारी की बात अज्यूम करता हूं आपसे। अगर हम मेहनत करके एडजस्टिंग इवेंट समझ लें, जान मार के एडजस्टिंग इवेंट समझ आ गए, तो जो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होंगे वो नॉन एडजस्टिंग होंगे। यानी अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं भी की जा रही होगी, तो एडजस्टिंग नहीं है तो नॉन एडजस्टिंग। तो एडजस्टिंग पे करते हैं पहले मेहनत। अब इसमें ना दो बातें बतानी है मैंने। एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन तो बता दी, अब आपको दो बातें बतानी है कि एक तो मैं आपको एग्जांपल्स से इनको और एक्सप्लेन करूंगा, और जब एग्जांपल से तसल्ली मुझे भी हो जाएगी कि हाँ एडजस्टिंग इवेंट समझा पाया हूं, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा कि करना क्या है। तो इनकी करते हैं पहले एग्जांपल्स, एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स। अच्छा, ये भी मेरे तरीका समझने में करने क्या लगा। आईएएस में जो इनकी अंग्रेजी, आईएएस में ना को 5 मिसालें दी हुई हैं, मैं आपको उनकी अंग्रेजी भी लिखवा दूंगा। आईएएस की अंग्रेजी जरा अच्छी कंप्रिहेंसिव अंग्रेजी होती है, तो वो अंग्रेजी भी लिखवा दूंगा। उनको समझाने के लिए मजीद अपनी मिसालें भी दे रहा हूं। वो जो अपनी मिसालें दिया होगा वो फिर आपने समझ के अपने अल्फाज में लिखनी होंगी। मैं आपको आईएएस की अंग्रेजी भी बताऊंगा, और उनको मजीद समझाने के लिए अपनी और मिसालें भी दे रहा हूं सपोर्टिंग। तो जो आईएएस की अंग्रेजी है वो तो डिक्टेट करवाऊंगा, और जो मिसालें समझा रहा हूं वैसे वो आपने अपने हिसाब से देखना है कितनी लिखनी है और कितनी नहीं लिखनी। इन मिसालों को समझाने से पहले जो एक बेसिक बुनियाद रखना चाह रहा हूं, जिसकी बेस पे हम ये सब बिल्डिंग खड़ी करेंगे, आपने ना अपने आप को इस बात के लिए पक्का तैयार करना है, यानी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग करने के लिए, कि आप उस इवेंट की ना वजह जान पाए, खुद कॉन्सेप्चुअली अपने आप को क्लियर करा पाए। उसकी टिप्स भी हैं बाद में कुछ, यानी टिप्स अलग है। जैसे मिसाल के तौर पे टिप है, वैसे तो बाद में देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं कि अगर ये फैसला करना चाह रहे हैं कि एडजस्टिंग है कि नहीं है, तो एंट्री बना के सोच लें। ये एक एडवांस टिप है। देखें एंट्री बनती है, नहीं एंट्री करनी तो नहीं बनती, इसका मतलब एडजस्टिंग नहीं है। ये टिप्स जरूर है, लेकिन पहली चीज कोशिश ये करेंगे कि मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आप ये जान पाए कि इसकी वजह क्या है। अगर इस इवेंट की वजह ईयर एंड पे मौजूद थी तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, और अगर वजह ईयर एंड के बाद अराइज हुई तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। कुछ मासूम बच्चे
पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ क्लासेस बाद ये याद रख लेते हैं कि अगर इवेंट ईयर एंड से पहले हुआ तो एडजस्टिंग इवेंट है, ईयर एंड के बाद हुआ तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इवेंट कब हो रहा है? इवेंट तो ईयर एंड के बाद ही हो रहा है ना भाई, इवेंट नहीं ईयर एंड से पहले हो रहा है। इवेंट तो ईयर एंड के बाद ही है, तभी तो आईएएस बना है। वजह ईयर एंड पे मौजूद थी तो वो इवेंट एडजस्टिंग है, वजह बाद में अराइज हुई तो नॉन एडजस्टिंग है। चलें पहली मिसाल की अंग्रेजी लिखवाता हूं, उससे पहले आपसे पूछता हूं, ईयर एंड के बाद अकाउंटेंट पकड़ा गया और अकाउंटेंट ने जब मार खाई तो उसने बताया कि मैंने तो फलाने फलाने महीने की ना सेल्स जाली रिकॉर्ड की हुई थी, फ्रॉड किया हुआ था मैंने। अब ये मार पड़ी है उसको ईयर एंड के बाद, अब उसने मुंह खोला है, तो हमें अब पता चला कि अकाउंटिंग में फलानी फलानी गलती मौजूद है। तो ये गलती और फ्रॉड का ईयर एंड के बाद पता चलना, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? क्यों नॉन एडजस्टिंग? अच्छा चलें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी जाने दें या एडजस्ट करें? है नहीं, कोशिश नहीं, मतलब हो जाए, करेंगे तो हो जाएगा, कोशिश का मसला नहीं है। अगर हम एडजस्ट करना चाहेंगे तो हो जाएगी एडजस्ट। तो वो फिगर्स जो गलत है वो ठीक कर लें या गलत रहने दें? तो इसका मतलब एडजस्टिंग हुआ ना। किसी इवेंट के नतीजे में अब हम अगर ये फैसला करते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट कर लें तो इसका मतलब एडजस्टिंग है। तो ईयर एंड के बाद इस एरर फ्रॉड का पता चलना हमें यह शो कर रहा है कि गलती ईयर एंड से पहले मौजूद थी या बाद में हुई है? मौजूद थी। और अगर उसने मार खा के बताया कि मैंने मई जून जुलाई में गलतियां की हुई हैं, मई जून जुलाई, ईयर एंड जून है, मई जून जुलाई, तो मई और जून की गलतियां एडजस्टिंग इवेंट, जुलाई वाला फ्रॉड एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। लिखें अंग्रेजी, पहली मिसाल की अंग्रेजी लिखें, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर, यानी फ्रॉड और एरर के डिस्कवर होने को हम एक इवेंट कह रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर दैट शोज, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर दैट शोज that financial statements are incorrect, that financial statements are incorrect. ठीक है, नोटेड अंग्रेजी। और इसकी जो मिसाल बताई है एक्चुअली इसी की ट्रांसलेशन ही है, वो कोई अलग चीज तो बताई नहीं। अगली एग्जांपल, ये भी पहले आपको समझाता हूं। अच्छा, इस अगली एग्जांपल को समझने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट ध्यान में लाएंगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। एम्प्लॉइज को ये वादा किया कि 2024 में मेहनत कर लो तो 2024 के जितने प्रॉफिट्स होंगे ना उनका लेट्स से 20% हम तुम्हें बोनस बांट देंगे। एम्प्लॉइज को ये वादा किया हुआ है, और ये वादा किया हुआ है पे मैं इतना एम्फसाइज किया कर रहा हूं कि IAS 37 में इस पे होगी बात। IAS 10 के बाद IAS 37 कराना है मैंने, उसमें वादे पे करेंगे बात। अभी वादे पे ज्यादा गहराई में मत जाए, करनी है वादे पे बात। वादा किया हुआ एम्प्लॉय से कि 2024 में अच्छी मेहनत करो, प्रॉफिट्स कमाएंगे तो उसका परसेंटेज हम तुम्हें बोनस बांट देंगे। ये बोनस डिविडेंड होगा? बोनस डिविडेंड नहीं, बोनस वर्ड बोनस और बोनस ही तो कह रहे हैं। बोनस डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर्स देना होता है, वो उनके ओनर्स की कैपेसिटी में देना होता है। ये तो एम्प्लॉइज के बोनस की बात कर रहे हैं। इस बोनस की अमाउंट कब पता चलेगी? ईयर एंड के बाद या ईयर एंड से पहले पता चल जाएगी? ईयर एंड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, एडजस्टमेंट्स होंगी, टैक्स कैलकुलेट होगा, प्रोविजंस कैलकुलेट होंगी, बैड डेट कैलकुलेट होंगे, तो प्रॉफिट पता चलेगा। तो इस बोनस की अमाउंट का पता चलना ईयर एंड के बाद एक इवेंट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट सोच के बताइएगा, इसको एक्सपेंस 2024 में बनना चाहिए कि 25 में? क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत 24 में, वो उनकी 24 वाली मेहनत का रिवॉर्ड है, वादा भी मौजूद था, तो इसका मतलब हमें 2024 में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो अमाउंट का पता चलना इज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग, क्योंकि वादा मौजूद है, मेहनत मौजूद है, अमाउंट बाद में पता चल रही है, लेकिन ईयर एंड पे कंडीशन मौजूद है। देखिए दूसरी मिसाल की अंग्रेजी, डिटर्मिनेशन of the amount of profit sharing or bonus payments, determination of the amount of profit sharing or
बोनस पेमेंट्स यहां तक की अंग्रेजी समझ आई कि बोनस पेमेंट्स की अमाउंट का डिटरमिन होना, ये एक इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है। जो इसके बाद अंग्रेजी बता रहा हूं ना, ये अंग्रेजी बस लिख लें, ये आईएस 37 के बाद समझ आएगी। ओनली इफ, इसी से आगे लिखिए, सेंटेंस कंटिन्यूड है, ओनली इफ एंटिटी हैड अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये आईएस 37 में समझ आएगी इस बात का मतलब। एंटिटी हैड अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन at end of reporting period, at end of reporting period, to make such payments, to make such payments. तीसरी एग्जांपल लिखें। अच्छा, ये जो मैंने आपको इसमें समझाया था मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली बात, अगर आप अपने आप के लिए वो लिखना चाहें तो लिख लें, मैं रुक जाता हूं फिर। ये जो पॉइंट 2 मैंने समझाई है ना मिसाल मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली, अगर लिखना है अपने लिए कुछ तो लिख लें। चलें, लिख लिया। तीसरी मिसाल, ये भी मैं पहले आपको समझाता हूं। हमने एक प्लांट खरीदा और जिससे ईयर एंड से पहले खरीद लिया, ईयर एंड से पहले खरीदा, लाके इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। जिससे खरीदा था वो यूज्ड प्लांट्स खरीद के लाता था, और चूंकि एक अनऑफिशियल चैनल से लाता था, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवाता था, तो इसलिए प्राइसेस बहुत वेरी करती थी। कभी वो चीज को महंगी पड़ती थी, कभी सस्ती पड़ती थी। कागज पूरे करा देता था बाद में। तो हमारा जानने वाला था, हम प्लांट ले आए, लेकिन उसने कहा कि जो उसका फाइनल बिल होगा ना, वो कुछ महीने बाद ही मिलेगा आपको। हम पहले कागज पूरे कर लेंगे, उसके बाद फाइनल बिल पता चलेगा, और वो कितना होगा पता नहीं, 2 4 5 गुना भी हो सकता है। हम प्लांट खरीद के ले आए। IS 16 रिकॉग्निशन के 2 कंडीशंस, इट इज प्रोबेबल के फ्यूचर बेनिफिट्स, कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली। अब उसकी कॉस्ट हमें अभी फिलहाल नहीं पता चल रही, तो उसको प्लांट डेबिट नहीं किया होगा, खामोशी खामोशी से चला लिया होगा। ईयर एंड के बाद यानी IS 10 फेज के अंदर फाइनल इनवॉइस पता चल गई। तो अब इस फाइनल इनवॉइस का पता चलना, प्लांट को अगस्त में रिकॉर्ड करें या ईयर एंड पिछली डेट में डाल के ही कर लें? हाँ जी, IS 10 फेज में कॉस्ट फाइनली पता चल गई, तो उसको अब 2025 में प्लांट रिकॉर्ड करें। 24 में ले लिया था, यूज भी करना शुरू कर दिया था, या 24 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही लें? 24 में ही लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट लिया जा चुका था, हमारे पास मौजूद था, यूज कर रहे थे, हमारा हक था उसके ऊपर। तो IS 10 फेज में पता चल गई ना, इसीलिए तो गुंजाइश निकालने के लिए बना है IS 10 फेज, कि खैर है IS 10 फेज में पता चल गई ना, खैर है कर लो, तो इसीलिए तो IS 10 बना है। तो हमें उसकी कॉस्ट बेशक IS 10 फेज में पता चल गई। यहां पे एक मिसाल ध्यान में आई, देखें, शायद काम की लगे, शायद अगर काम की ना लगे तो इग्नोर कर देना। पेपर खत्म हो गया, 3 घंटे का पेपर था, पेपर खत्म हो गया। अभी पेपर कलेक्ट करने में, अच्छा ईमानदारी की बात साइड पे कर रहा हूं कि ईमानदारी क्या है। 3 घंटे का पेपर था, टाइम खत्म हो गया, अभी पेपर कलेक्ट करने का प्रोसीजर चलेगा, को आधा घंटा लग जाएगा। लोग बैठे आएंगे, वो पेपर कलेक्ट करेंगे, अभी पेपर स्टूडेंट के हाथ में ही है। उस आधे घंटे के अंदर अगर उसको कोई चीज याद आ गई और वो पेपर पे लिख लेता है, और जब पेपर उससे कलेक्ट हो जाएगा तो समझा क्या जा रहा होगा इस पेपर के बारे में कि उन 3 घंटे में ही सॉल्व है, लेकिन उसके पास गुंजाइश थी आधे घंटे में, उसको कुछ गलती पता चली, उसने ठीक कर ली, तो IS 10 ये वही आधे घंटे की गुंजाइश है कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में टाइम है।
एक बार बना के दे देंगे, लोग यही समझेंगे कि 2024 की बनी हुई है। तो IS 10 ने गुंजाइश निकाल के दी। तो हमें IS 10 फेज के दौरान अगर ये पता चल गया कि प्लांट की फाइनल इनवॉइस कितने की है तो उसको बिल्कुल कर लेंगे रिकॉर्ड, लिखेंगे जी। हाँ, इसी का दूसरा पहलू, वो दोस्त सेल्स कब रिकॉर्ड करेगा, वो भी फिर 24 की डेट डाल के रिकॉर्ड करेगा। तो इसकी लिखेंगे जी, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड और proceeds from assets sold or proceeds from assets sold before the end of reporting period, before the end of reporting period। अच्छा, इसमें ना एक अंग्रेजी में थोड़े से नक्शे बना ले, मैं आपको चीज ज्यादा क्लियर कर पाऊं। ये जो लिखा ना डिटर्मिनेशन ऑफ, ये जो डिटर्मिनेशन है इसके साथ सर्कल करके लिख ले आफ्टर ईयर एंड। डिटर्मिनेशन को सर्कल करें और ऊपर कहीं लाइन खींच के आफ्टर ईयर एंड। और ये जो आखिर में बिफोर ईयर एंड है ना, ये इन ट्रांजैक्शंस के लिए है। मेरी बात दोबारा समझिएगा, वो एसेट जो बिफोर ईयर एंड खरीद लिया गया था उसकी कॉस्ट ईयर एंड के बाद पता चल रही है। वो एसेट जो बिफोर ईयर एंड बेच दिया गया था उसकी कॉस्ट ईयर एंड के बाद पता चल रही है। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन आफ्टर ईयर एंड है। तो ये पीछे ये जो आखिर में बिफोर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड लिखा है, ये किसके लिए? ये सोल्ड और परचेज के लिए लिखा हुआ। अंग्रेजी दोबारा पढ़ के देखें, कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड, कब परचेज्ड? बिफोर ईयर एंड। कॉस्ट डिटरमिन्ड कब? आफ्टर ईयर एंड। प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट सोल्ड, कब सोल्ड? बिफोर ईयर एंड। प्रोसीड्स डिटरमिन्ड कब? आफ्टर ईयर एंड। तो ये डिटरमिन्ड वाली बात आफ्टर ईयर एंड है, लेकिन जो परचेज सेल है वो बिफोर ईयर एंड। एक दफा फिर, एसेट खरीदा ईयर एंड से पहले जा चुका था, उसकी कॉस्ट फाइनली ईयर एंड के बाद पता चल रही है। एसेट ईयर एंड से पहले बेचा जा चुका था, उसकी वैल्यू आखिरकार ईयर एंड के बाद पता चल रही है। तो वैल्यू का पता चलना ईयर एंड के बाद है, जबकि परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन ईयर एंड से पहले हो चुकी है। ये इस तीसरी मिसाल में। चौथी मिसाल लिखें। अच्छा, पांचवी मिसाल काफी लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो फिर कल बताऊंगा। तो ये चौथी मिसाल करके तो एंड करता हूं। चौथी मिसाल लिखें। अच्छा, ये जो चौथी मिसाल है ना, इस पे भी IS 37 में डिटेल्ड बात होनी है। अभी बस सरसरी सी बता रहा हूं, आ जाएगी इंशाल्लाह समझ। आपने सिग्नल तोड़ा, चलान हो गया। चलान क्यों हुआ? सिग्नल तोड़ने की वजह से या पकड़े जाने की वजह से? हाँ जी, पकड़े जाने की वजह से। क्यों भाई? सिग्नल तोड़ने की वजह से है? दोनों वजह से। अच्छा, असल वजह क्या है? सिग्नल तोड़ना। पकड़े ना जाते, हाँ बचत हो जाती, ऑफेंस फिर भी हुआ होता, लेकिन चलो बचत हो जाती। लेकिन फाइन सिग्नल तोड़ने का है, ऑफेंस का है, पकड़े जाने का फाइन नहीं है। पकड़ा जाना तो इंप्लीमेंटेशन है। फाइन की अमाउंट सिग्नल तोड़ने की वजह से, यानी सिग्नल तोड़ना ऑफेंस था, उसकी सजा फाइन देना है। पकड़े जाना तो उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। हमने कस्टमर को खराब चीजें बेची ईयर एंड से पहले, वो बुराई मान गया, कोर्ट में चला गया। अच्छा, कोर्ट में जाते जाते और कोर्ट का फैसला आते आते कि हमने खराब चीजें बेची हैं, तो अब कस्टमर को डैमेजेस देने पड़ेंगे। ये ईयर एंड के बाद आ गया। यानी ईयर एंड के बाद या तो कह लें कि वो कोर्ट में ईयर एंड के बाद गया, या कह लें कि फैसला ईयर एंड के बाद हुआ। हमें पेनल्टी पे करनी पड़ी। किस वजह से? कस्टमर को खराब चीजें बेची थी ईयर एंड से पहले। तो उस पेनल्टी की वजह जज साहब का फैसला करना है, कस्टमर का कोर्ट में जाना है, या हमारा खराब चीजें बेचना है? खराब चीजें बेचना है। तो अब ये पेनल्टी पड़ी ईयर एंड के बाद है, लेकिन इसकी वजह ईयर एंड पे मौजूद थी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। लिखें इसकी अंग्रेजी। ये अंग्रेजी थोड़ी सी टेक्निकल है क्योंकि IS 37 में ये टर्म्स इस्तेमाल करनी है, लेकिन मतलब यही है जो आपको मैंने बता दिया। सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड of a court case, settlement after the reporting period of a court case that confirms that the entity had a present obligation। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली बातें ना IS 37 में समझानी है।
that the entity had a present obligation at the end of reporting period. यानी अगर हमारी ईयर एंड तक की हुई हरकतों की सजा ईयर एंड के बाद मिले तो वो सजा मिलना एडजस्टिंग इवेंट। ये मतलब है इस पॉइंट का कि हमारी ईयर एंड से पहले की हुई हरकतों की सजा अगर ईयर एंड के बाद मिल रही है तो वो एडजस्टिंग इवेंट। पांचवी मिसाल एक रह गई, इसकी वो अच्छी मिसाल है, उसमें मजीद मुझे को 3-4 मिसालें आपको अपनी तोड़ के बतानी पड़ेंगी, वहां से फिर मैं इंशाल्लाह कल रिज्यूम करता हूं। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।